हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 16, 1, 6, 16। क्या है टॉपिक बच्चों आज का? वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय तल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक फाइंड करेंगे आज। कल हमने ई एट एक्सिस यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, जो कि आई थी बच्चों 2kp/x³ और आज हम निकालेंगे उसके विषुवतीय तल पर, या ऐसा कह लो कि निरक्षीय। कल अक्षीय पे निकाली थी और आज निकालेंगे निरक्षीय पर। सर अक्षीय तो समझ आ गई थी कि सर ऐसी लाइन, ऐसी अक्ष जो कि दोनों वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को प्लस क्यू और माइनस क्यू को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे तो अक्ष कह दिया था। तो सर निरक्ष क्या हो जाएगी? ऐसा बिंदु या ऐसी रेखा जो उनके ठीक लंबवत हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के ठीक लंबवत वाली जो रेखा होगी वही क्या कहला देगी बच्चों? अपनी निरक्षीय स्थिति। आइए देखते हैं। ठीक है, ये हिंदी लिखी है, बस इसका अपन को डायग्राम बनाना है कि माना एक वैद्युत क्षेत्र ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कुलाम आवेश से बना है। तो मान लेते हैं बच्चों ये अपने पास एक है माइनस क्यू आवेश और इस तरफ है बच्चों अपने पास प्लस क्यू आवेश। ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो कि खूब कितनी भी हो सकती है बच्चों, उसको अपन ने बोला था अक्षीय स्थिति। तो ये बोल रहा है कि अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। सिंपल। इनके बीच की दूरी 2l है बच्चों, जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था। इनके मध्य बिंदु लेते हैं अपन और उसको दो भागों में बांट देते हैं, l दूरी और यहां से भी l दूरी। तो ये कुल दूरी क्या आ जाती है बच्चों दोनों के बीच की? 2l मीटर। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। आगे बढ़ो। वैद्युत दूरी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका एक ऐसे एक माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कुछ ER दे रहा है। इसका ज्यादा रोल नहीं है, बस वो K की जगह जो 1/4πε0 था उसमें ε0 के साथ ये εr भी लिखना पड़ता है बस, और कुछ खास हो। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु को क्या मान लिया बच्चों अपन ने? O। इसके मध्य बिंदु को क्या मान लिया? O। ये लो सर, इसके मध्य बिंदु को क्या मान लिया अपन ने? O। छी, ठीक से चलो ठीक है। ठीक है, इनका मध्य बिंदु क्या है बच्चों? O। इससे R दूरी पर एक बिंदु है जो कि जो, और वो जो R दूरी है वो कहां पर लेंगे? निरक्षीय स्थिति में, कि सर इस अक्ष के ठीक लंबवत, कुछ ऐसे यो, ऐसे इस अक्ष के ठीक लंबवत लेंगे बच्चों। ये जो कोण है ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों? 90 डिग्री का। एक जगह बनाओगे तो भी सफिशियंट, फालतू में दो जगह। ठीक है, तो यहां पर कोई बिंदु है बच्चों, पी बिंदु। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से लेना है निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर। ये दूरी कितनी दे रखी है बच्चों अपन को? आर। एक बिंदु है बच्चों पी, इस बिंदु को क्या नाम दिया है? पी। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो बेसिकली इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। अब आइए देखते हैं कैसा क्या सिनेरियो रहता है। ठीक है, अगर मैं बच्चों इस लाइन को यहां से जोड़ दूं ऐसे करके, तो क्या ये एक ट्राइंगल नहीं बन गया? बताओ बताओ, ये क्या एक त्रिभुज दिख रहा है आपको? और अगर इस त्रिभुज का केवल आधा भाग देखो ये वाला, तो ये एक कैसा त्रिभुज है? सर ये तो 10वीं में खूब करा था हमने, समकोण त्रिभुज। क्या क्या चीजें पढ़ते थे समकोण की? सर हाइपोटेन्यूस हुआ करती थी, बेस और परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण, तीनों चीजें पढ़ रखी थी। उसके बीच में संबंध पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वो यहाँ पर काम भी आएगा। आइए अब देखते हैं। तो चलो पहले मैं आपको बता ही देता हूँ ना, चलो साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अब बताओ ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज का मान लेते हैं क्या है? लंब मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं आधा। तो ये एक समकोण त्रिभुज अगर है, आधा वाला ले रहा हूं बच्चों, इस पूरे त्रिभुज का खाली आधा हिस्सा। आप कह सकते हो कि पी ओ बी, ये आधा भाग मैंने यहाँ पे दोबारा से बना लिया, और कुछ नहीं, आपको अलग से समझाने के लिए। ये दूरी कितनी है? आधार कितना दे रखा है? सर एल दे रखा है। लंब कितना दे रखा है? कि सर आर दे रखा है। तो कर्ण बताओगे मुझे? सर कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध हुआ करता था। कौन बताएगा वो संबंध? कि सर वो संबंध हुआ करता था कि सर लंब का
कर्ण का स्क्वायर जो था वो बराबर होता था लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। इसको अंग्रेजी वाले कहते थे एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सर यहां से मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को कर्ण का स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर हटा करके यहाँ पे क्या टांग दूंगा, अंडर रूट। आपको पता है स्क्वायर जब शिफ्ट होता है बराबर के उस तरफ जाता है या इस तरफ आता है तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो बस वैसे ही सर ऐसा करा क्यों, क्योंकि अपन को इसी का तो मान चाहिए कर्ण को। तो कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का रूट अगर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कर्ण आ जाएगा। तो इस त्रिभुज का ये जो हिस्सा है ये दूरी कितनी है कि सर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सर ये भी इतनी होगी क्या, क्योंकि सर देखने में तो ये सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं। हाँ बच्चों ये भी इतनी होगी, क्यों सर ऐसे क्यों सेम सेम क्यों, क्योंकि बच्चों इसका इस त्रिभुज का भी, इस समकोण त्रिभुज का भी आधार L है और लंब R है, तो इसलिए इसका भी क्या ही आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस। अच्छा सर ये तो सेम सेम हो गए, सेम सेम हो गए तो अच्छा कोई बात नहीं, सेम सेम हो गए तो हो जाए, क्या दिक्कत है। अब देखो अब अपन क्या करने जा रहे हैं, अब अपन दिशा लिखने जा रहे हैं दोनों की, ठीक। ये चीज अलग है, समझाने के लिए बताया। प्लस क्यू आवेश की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, बताइए बस आप। इस प्लस क्यू आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए पी बिंदु पर। तो सर मैंने आपको बताया था प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है या खत्म होता है, सर निकलता हुआ बताया था। तो प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा, निकल के कहां जा रहा होगा, इसकी लाइन में, इसकी लाइन की सदिश ऊपर की तरफ, यानी कि सर इससे दूर जाता हुआ, यो हाँ सर दूर जाता हुआ। और माइनस क्यू की वजह से कि सर माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के लैंड करती है, विद्युत क्षेत्र आकर के लैंड करता है, तो सर इसकी वजह से इस पर किस दिशा में विद्युत क्षेत्र आएगा कि सर इसकी ओर आता हुआ। तो पी बिंदु पर इसकी ओर आता हुआ, ये लो सर इसकी ओर आता हुआ, ये लो सर ये आ गया इसकी ओर। ये किसकी दिशा है, ई बी की, इसको सीधा सा लिख देते हैं ई बी। ये किसकी दिशा है, ई बी की, आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है जो कि इसके सदिश, ठीक। मान लेते हैं ये कोण कितना है बच्चों, थीटा। भाई त्रिभुज है तो कोई कोण मान लिया इसके अंदर का थीटा। अच्छा ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा। सर क्यों सेम सेम क्यों बच्चों, दिशा भी तो जो दिशा क्या, जो भुजा है उसका मान भी तो सेम सेम है, इसलिए कोण भी सेम सेम हो जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, अब ध्यान से देखना बच्चों, 10वीं का एक कॉन्सेप्ट, 9वीं 10वीं का एक कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होएगा, थीटा। सर ऐसे क्यों, क्यों सर ऐसे क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो कोण बन रहा है ये भी क्षैतिज के साथ बन रहा है इस लाइन का थीटा कोण, और ये कोण भी क्षैतिज के साथ बन रहा है इस ही लाइन का थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होएगा, क्योंकि कोण तो क्षैतिज से ही बन रहे हैं और लाइन एक ही है ये पूरी। हाँ सर ये भी थीटा है। अच्छा दूसरी बात, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होएगा, कारण बताइए जल्दी, किसको पता है कि सर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होएगा। सर मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जेड बनता हुआ दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, महसूस करना पड़ेगा, देखो जेड बनता हुआ दिखना चाहिए। ये देखो ये रहा जेड का सबसे पहला हिस्सा, ये नीचे आ गए, ये इधर चले गए। ओ सॉरी ये तो जेड दिख गया, क्या बात है। तो जेड का अगर ये एक कोण थीटा होता है तो उसके दूसरे कोने वाला भी थीटा, क्या बोलते थे इसको, एकांतर, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। चलो ये डायग्राम की कहानी अभी तक की जो भी थी वो खत्म। अब अपन आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना डेरिवेशन। सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों प्लस क्यू, वही पैटर्न है बच्चों जो कल अपन ने अक्षीय स्थिति में पैटर्न इस्तेमाल किया था वो इसमें इस्तेमाल होगा, सिंपल सी बात। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताइए। कि सर हमको पता है प्लस क्यू आवेश की वजह से जो लिखोगे आप वो लिखोगे ई बी। अच्छा गलत हो गया क्या, ये बी की वजह से बच्चों ना, इसको ठीक कर लेना।
ये तो है बी की वजह से और ये है ए की वजह से, इसको कर लो ए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर लो, ये की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ई बी है ना, कितना था कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र था सर, के क्यू बटे का आर स्क्वायर, जहां पर के क्या हुआ करता था, कल ही बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सर आप तो बोलोगे कि सर हमने तो केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ा है, हाँ वो तो होता ही असल जो, लेकिन वो सिर्फ वायु के लिए होता है जिसका मान भी फिक्स्ड होता है 9 × 10 की घात। लेकिन अगर कोई रैंडम माध्यम दे दे जिसका परावैद्युतांक यहाँ पे दे रखा है ई आर, तो अपन को साइड में यहाँ पे ई आर या एप्सिलॉन आर लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया के की तरह जैसे, और के के बाद क्या था, के क्यू बटे आर स्क्वायर। सर इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस दूरी का क्या करना है, स्क्वायर। अच्छा मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब यही चीज माइनस क्यू की वजह से करेंगे। तो सर माइनस क्यू आवेश के कारण या से पी पर वैद्युत क्षेत्र, बताओ आप करके बताओ, देखा क्या आता है, जल्दी बताओ, मेरे से पहले करके बताओ, दम है तो जल्दी करके बताओ। तो E एट ए, यानी कि ए पर जो आवेश रखा है, यानी कि जो माइनस क्यू रखा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, वही के क्यू बटेगा आर स्क्वायर, के की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक, क्यू बटे आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी सर, वही है जैसी उस दर की बीच की दूरी थी, और इसका स्क्वायर, समीकरण नंबर। ये बाबा सर ये तो शेम आ गया, ये भी यही लिखा है और ये भी यही लिखा है, ये दोनों तो टू कॉपी आ गए, फोटो कॉपी आ गए, यानी कि सर इसका मतलब ई ए और ई बी बराबर है क्या, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, भाई ये पूरा इसके बराबर, ये पूरा इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में, तो क्लियरली अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, साफ साफ दिख रहा है, गौर करने की भी जरूरत नहीं है, चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये दोनों मान एक ही है, यानी कि ई ए और ई बी बराबर है। मान लिया, इन दोनों को अलग अलग ना लिख करके मैं मान लेता हूं कि ये दोनों एक ही है, जिसको मैंने क्या मान लिया, कुछ ई मान लिया, ये मैंने मान लिया, लेट कर लिया, कुछ मान लिया कि ये दोनों एक ही है। अब से मैं इनको ई ए और ई बी अलग अलग ना लिखकर सिर्फ क्या लिख दूंगा, ई लिख दूंगा, ये मैंने मान लिया कि सर इनका मान ई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, उतारो यहां तक और ये भी उतारो ताकि मैं ये मिटान दूं। उतार लिया, उतार लिया, 1 2 3 4, चल अब अपन आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसके आगे का। तो ई ए और ई बी आपस में क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक है सर, मान लिया ई ए और ई बी आपस में बराबर है। अच्छा, तो ई ए और ई बी अगर बच्चों आपस में बराबर है और दोनों का मान बिल्कुल क्या है बच्चों, सेम है, तो पी बिंदु पर अगर अपन परिणामी तीव्रता की बात करें, जैसा कि अपन ने कल भी करा था, परिणामी तीव्रता या कुल तीव्रता या कुल वैद्युत क्षेत्र, एक काम करो ऐसे लिख लो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र किस पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र या कुल वैद्युत क्षेत्र अगर देखा जाए तो कैसे लिखेंगे, आओ बताओ, देखो ई नेट, क्या मान लिया अपन ने, ई नेट, इसको बोल दो बच्चों समीकरण नंबर 3, ठीक, ई नेट, ई नेट, नेट मतलब क्या था बच्चों, कुल या परिणामी, जो भी आप बोलो। आइए देखते हैं ना, दिशा, दिशा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसलिए दिशा के अनुसार चलेंगे। अच्छा, कि सर एक सदिश तो जा रहा है इस तरफ, यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इस तरफ, एक वैद्युत क्षेत्र जा रहा है इस तरफ। अब आप मुझे बताओ, क्या 11वीं कक्षा में आप ये नहीं पढ़ते थे कि सर अगर दो सदिश ऐसे अलग अलग है, दोनों के बीच में कुछ कोण है, तो उसको जब अपन करते थे, उनका जब अपन योग करते थे, तो दोनों को पहले एक जगह लाते थे कि सर इन दोनों का जो भी नेट रहेगा, जो भी परिणामी सदिश होगा, क्या वो पक्के से इन दोनों के बीच में होके गुजरेगा, आना बोलो, जल्दी बताओ। हाँ सर,
क्योंकि 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि दो सदिश का परिणामी अगर वो सदिश दूर जाते हुए एक दूसरे से तो उनका परिणामी दोनों के बीच में से होकर निकलता था। हाँ सर ये पढ़ा था 11वीं कक्षा। अब बात आती है कि होगा क्या, कुछ ही नहीं, इसका इधर कंपोनेंट ले लो, इसका इधर कंपोनेंट ले लो, इसका इधर वाला कंपोनेंट प्लस इसका इधर वाला कंपोनेंट, दोनों मिलकर के जो कंपोनेंट होंगे वही क्या बना देगा अपना ई है। हाँ सर, क्योंकि भाई कुल तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसका कितना हिस्सा ई नेट की तरफ जा पा रहा है कि सर हमने पढ़ा था जिस अक्ष के साथ सदिश थीटा कोण बनाता है, दोबारा सुनना मेरी बात, जिस अक्ष के साथ सदिश थीटा कोण बनाता है उस तरफ उसका कौन सा कंपोनेंट गिरता है, कॉस थीटा गिरता है। तो सर इस तरफ ई ए का कौन सा कंपोनेंट गिरेगा कि सर कोस वाला गिरेगा, इसलिए ई ए कॉस थीटा। बताओ क्या ये आपको पता था या नहीं था? नहीं था तो याद रखना, अब से बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो वापिस से वही चीज, जिस अक्ष के साथ सदिश का थीटा कंपोनेंट होता है उस तरफ सदिश का कौन सा कंपोनेंट गिरता है, सर कोस थीटा गिरता है, इसलिए इस सदिश का कितना कौन सा वाला कंपोनेंट आ गया, कोस थीटा। यानी कि जो ई नेट है वो किन दोनों से मिलकर बनी है, इसके ये वाले कंपोनेंट से और इसके ये वाले कंपोनेंट से, यानी कि ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ये नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया सर, ये वाला बिल्कुल भी नहीं आया। बताओ आया कि नहीं आया? ठीक, क्या कह रहा हूं मैं, इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट मिलकर के जो बना रहे हैं वही क्या है, अपना परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो क्या करूं मैं, नाचू? नहीं, देखो अब देखो समीकरण 3 में क्या अपन ने ये सीखा कि ई ए और ई बी बराबर है, जो कि किसके है, जो कि किसके बराबर माना था मैंने माना था बच्चों ई के बराबर। तो समीकरण 3 से अपन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ई नेट किसके बराबर है, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ये तो सेम सेम है, तो 2 ई कॉस थीटा। अच्छा सर, तो इस हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि जो कुल वैद्युत क्षेत्र आएगा वो 2 ई कॉस थीटा होगा। हाँ यही कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल आपने सही पहचाना। अच्छा सर ठीक है, मान लिए। तो यहाँ पे कोस थीटा क्या है वो भी तो लिखो, ई क्या है वो भी तो लिखो, कोई बात अभी लिख देते, ये लो साहब संभालो, ई नेट, ठीक है, कितना है 2 ई, ई कितना है बच्चों, ई इसके बराबर है या इसके बराबर है, और इन दोनों का मान क्या है ये, तो मान उठा के पटक दो, कितना 1/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ना इधर ध्यान से देखना, ये 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 पूरे का स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर हो रहा है, एक रूट की क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है। आपको पता है कि रूट एक्स का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो वो एक्स के बराबर आ जाता है, तो यहां पर भी यही होएगा, इस रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट गायब हो जाएगा और केवल क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस यही चीज मैंने यहां पर कर दिया। सर ठीक है वो सब तो, लेकिन cos थीटा क्या है ये भी तो बताओ। cos थीटा भी आ जाएगा बच्चों, ये लो आ जाएगा। कौन सा त्रिभुज ले, कोई सा भी ले लो, आप ले लो, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, पी ए बी, कोई सा भी ले लो, चलो यही वाला ले लो, हटाओ ये वाला ले लो, ठीक, ये जो अपन ने साइड में समझा था ना यही वाला वापस। तो त्रिभुज कौन से, पी ओ बी से, क्या त्रिभुज पी ओ बी से आप कह सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, मैं एक और बारी बना देता हूँ इसको, ये लो पी ओ बी, वहां पे रफ में बनाया था, अब मैं सच्ची में बना देता। ये कितनी आई थी बच्चों, रूट आर स्क्वायर, ये कितनी आई थी, ये कितने, तो इस त्रिभुज से cos थीटा का मान बताओ। तो आपको पता है cos थीटा होता है b अपॉन एच, कितना होता है b अपॉन एच, यानी कि कितना, आधार बटे कण। लाल कक्का पढ़ा था 10वीं कक्षा में, तो बस लाल कक्का से आधार बटे कण, ठीक है, ये लो आधार बटे कण, ठीक है। तो सर आधार कितना है एल स्क्वायर, और कर्ण कितना है रूट का आर स्क्वायर प्लस एल, बस ये चीज उठा करके पटक दो इसमें। तो फाइनली ई नेट कितनी आ गई अपने पास, ई नेट आ गई बच्चों अपने पास
2/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर, और इधर Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान क्या आ गया, एल स्क्वायर बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास ई नेट। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आप जब तक यहां तक पहुंचो, फिर मैं यहां का मिटानता हूं, फिर आगे अपन सॉल्व करते हैं। उतार लिया, ये उतार लिया, ओके मिटानता हूं। देखो अब यहां से मिटान देता हूं, डायग्राम काम में आ जाएगा। बस हो गया, अब तो और कुछ ही नहीं है ज्यादा। ये थोड़ा सा और बचा है ना, अब देखो ध्यान से, है ना। हाँ देखो एल स्क्वायर, और अब क्या कर लेंगे बच्चों, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, है ना। कैसे सर मर्ज कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है अपने पास, ई नेट। ये ई किस पर आया है बच्चों, ई पी पर आया है। चलो ई नेट ही लिख लेते हैं एक बारी के लिए, बाद में लिख लेंगे। 2/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर, क्यू और एल स्क्वायर, क्यू और एल स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक काम करता हूँ, चलो पहले अलग अलग लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो गया वो, कोई बात नहीं, आप यहां पर देख लेना। और इस तरफ क्या है, एल स्क्वायर और रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है, एक। जब कुछ ही नहीं होता तो घात कितनी मानी जाती है, एक। और यहां पर जो रूट है, याद रखना बच्चों, रूट का मतलब घात कितनी, रूट का मतलब होता है घात कितनी होती है, आधी। रूट का मतलब होता है पावर कितनी, रूट एक्स का मतलब होता है पावर कितनी है, हाफ। ये आपको पता होना चाहिए ना, रूट का मतलब पावर कितनी, हाफ पावर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर है हाफ, और यहाँ पर है 1, और दोनों का आधार समान है, इसलिए दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि एक की पावर m और एक की पावर n अगर होते हैं तो वो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m प्लस n। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा, 2ql स्क्वायर, चलो अलग अलग ही लिख देते हैं, ठीक है। 2/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के लिख देते हैं एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी बच्चों, इसकी घात आ जाएगी 3/2। देखो ना, इधर पावर कितनी, हाफ, 1, इधर पावर कितनी, हाफ, तो एक और आधा जोड़ोगे तो कितना आता है, 3/2। तो इसलिए कितना आ गया, ये अपने पास घात कितनी आ गई, 3/2। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो क्या करें अब, कुछ ही नहीं, देखो क्या करना चाहिए अपन को, गड़बड़ हो रही है क्या। अच्छा बच्चों इधर, हाँ अरे यार आर स्क्वायर लिख दिया बच्चों गलती से, तभी मैं देखो यार ये अजीब सा कैसे आ रहा है। जो इधर एल स्क्वायर नहीं आएगा ना, ये सिर्फ एल आएगा, देखो ना इधर भाई, आधार तो एल ही है ना, एल स्क्वायर तोड़ना है, और लंब भी आर ही है, आर स्क्वायर तोड़ना है। कोई बात नहीं, वो कभी कभी सिचुएशनल मिस्टेक्स है, हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब देखते आ गया ना। अब देखो क्या करना है, जैसा कल किया था वैसे यहाँ पे मैंने आपको कल फील दिलाई थी कि ये जो एल है ये बहुत 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 छोटा होता है किससे, आर से। कल का वीडियो देखकर आना, तभी ये और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए बच्चों, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एल स्क्वायर का जो मान है वो लगभग अपन क्या मान लेते हैं, शून्य, जीरो मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये इससे बहुत छोटा है, तो इसका स्क्वायर तो इससे और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो इससे और ज्यादा, क्योंकि ये पहले से ही छोटा है आर से, स्क्वायर करने तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, पटक दो इसमें। तो इसके हिसाब से ई नेट कितनी आ गई, इसके हिसाब से ई नेट अपने पास आ गई 2/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर क्यू एल एज इट इज, और यहाँ पे एल स्क्वायर को क्या कर दिया, जीरो। तो आर स्क्वायर में जीरो जुड़ेगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर, और उसकी घात कितनी, 3/2। अब देखो इधर आर की घात है 2 और घात की घात है 3/2, तो घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर का क्यूब, क्या बच जाएगा, आर का क्यूब। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब यहाँ पर क्या रहेगा, एज इट इज। क्यू का क्यू एज इट इज और 2l का 2l एज इट इज। सर लेकिन ये तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ध्यान से देखो, यही चीज लिखी है, देखो 2ql, ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं, और यहाँ पर भी q2l, ये भी आपस में गुणा हो रहे हैं। तो सर कुछ अलग थोड़ा ना करा है, नहीं कुछ अलग नहीं करा, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज यही लिखा है, 4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन r, और यहाँ पर क्या है बच्चों, आर क्यू, यहाँ पर क्या है, आर क्यू। सर ऐसा करा क्यों लेकिन आपने, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है कि ये जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन, इसको अपन के लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं पी। पी का सूत्र बताया था मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में कि पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। बस वही चीज अपन यहाँ पे कर देंगे, वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। तो ई नेट अपने पास क्या आ गया, फाइनली अपने पास आ गया P 1/4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन r, ये तो है K, ये तो K का रोल निभा रहा है, ये है P, और नीचे क्या है, आर क्यू। आप चाहो तो इसको K लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, KP बटे का आर क्यू। ये आ गया अपने पास फाइनली, ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास फाइनली ई एट, इसको जो है आप एक्सिस या तो आप इसको निरक्षीय लिख लो, ठीक है, ई निरक्षीय, या इसको इंग्लिश में लिखा जाता है बच्चों अपने पास क्या चीज, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है इक्विटोरियल, तो इसलिए कई बार इसका ई के नीचे ई क्यू ऐसे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे बता देता हूं, ऐसे ई क्यू, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल मतलब लंबा, या कभी कभार इसको इक्विटोरियल की जगह ई परपेंडिकुलर भी कर देते हैं, एक ही बात है। क्या आया फॉर्मूला, केपी बटे का आर क्यू, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र याद रखिएगा आप, ठीक है। एक तो विषुवतीय तल वाला, यानी कि आज का ये जो पूरा डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है, और कल का जो था ई एक्सियल, क्या आया था, ई एक्सियल में यहाँ पर 2 भी था, एक्सिस पर अगर निकालते हैं, अक्षीय स्थिति पर निकालते हैं, तो वो आता है 2 केपी बटे आर क्यू, लेकिन निरक्षीय स्थिति पर सिर्फ केपी बटे आर क्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।